हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक निषाद। वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग फिट एंड फाइन होंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए आज हम लोग करेंगे सीटेट मैथ्स का एनालिसिस, जो ये सीटेट दिसंबर 2018 का पेपर है। सीटेट दिसंबर 2018 का पेपर है। आज हम लोग इसके मैथ सेक्शन का एनालिसिस करेंगे। इससे पहले भी हम लोग ने 3 पेपर्स का एनालिसिस कर चुके हैं। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्टिंग पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। द असेसमेंट ऑफ व्हाट चिल्ड्रन लर्न इन मैथमेटिक्स इन प्राइमरी क्लासेस शुड नॉट फोकस ऑन। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, इसके आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन का कह रहा है कि प्राथमिक कक्षाओं में जो बच्चे सीखते हैं इस पे हमें क्या ध्यान नहीं देना चाहिए। पहला है गणितीय अवधारणाओं को समझना। अगर गणितीय अवधारणाओं को समझ रहा है ये तो अच्छी बात है। गणितीय भाषा का विकास, ये भी सही बात है, इस पे तो हमें ध्यान देना ही पड़ेगा। गणित की समस्याओं का जवाब देने में सटीकता, देखिए जवाब दे रहा है ये अच्छी बात है, लेकिन सटीकता के साथ दे रहा है ये भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस पे हमें ध्यान नहीं देना है प्राथमिक स्तर पे। तर्क कौशल का विकास, किसी क्वेश्चन के पीछे वो क्या तर्क लग रहा है, अगर वो समझ पा रहा है बच्चा तो इस पे हमें, या नहीं समझ पा रहा है तो उस पे हमें ध्यान देना है। तो किस पे ध्यान नहीं होना चाहिए, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, गणित की समस्याओं का जवाब देने में सटीकता। एकदम सही जवाब दे रहा है बच्चा, सही जवाब दे, इस पे हमारा ध्यान नहीं होना चाहिए। उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, उसकी मैथमेटिकल लैंग्वेज क्लियर हो और रीजनिंग टेक्निक जो है उसकी डेवलप होनी चाहिए। इस बात पे हमें ज़्यादा ध्यान देना होगा। ओके, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन शुड बी फॉलोड in development of a mathematical concept in elementary classes? Drawing picture, using symbolic representation, providing experience, explaining through language. प्रारंभिक कक्षाओं में एक गणितीय अवधारणाओं के विकास में निम्नलिखित निर्देशों का अनुक्रम किस प्रकार किया जाना चाहिए। देखिए ये पूछा है कि गणित पढ़ाते समय जो है कुछ टेक्निक्स दिए हैं, उनको किस टर्म्स में, किस सीक्वेंस में हमें करना चाहिए। चित्र बनाना है, प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग करना, अनुभव प्रदान करना, भाषा के माध्यम से समझना। तो इसका यहाँ पे हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे जो सीटेट ने ऑप्शन माना है वो थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट और सेकंड, ये सेकंड ऑप्शन को सीटेट ने आंसर माना है। थर्ड क्या है, पहले अनुभव प्रदान करेंगे, फिर उसके बाद भाषा के माध्यम से समझाएंगे, फिर चित्र बनाना, फिर प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग करना। ठीक है, पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट, जैसे हमें कुछ पढ़ाना है तो पहले उसके बारे में बताना होगा, उसको बच्चा जाके खुद अनुभव कर सके, उसको हमें मौका देना होगा। फिर वो बच्चा अगर देख लेगा उसको तो उसको चित्र बनाने का होगा, और फिर लास्ट में हम उसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कराएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ चाइल्ड सब्ट्रैक्टेड 2 नंबर एज सोन बिलो, 83 माइनस 27 दैट इज 64। देखिए 3 में से 7 माइनस करके उसने 4 लिख दिया है, और 8 में से 2 माइनस करके 6 लिखा है। तो ये तो सही लिखा है 8 में से 2 माइनस करके 6, लेकिन ये 3 में से 7 गलत कर दिया है। तब हमें पूछा है कि इसमें क्या आप स्टेटमेंट वो करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिव्स आइडिया अबाउट द चाइल्ड लर्निंग ऑफ सब्ट्रैक्शन। इस प्रॉब्लम से हमें चाइल्ड के बारे में क्या समझ में आता है। द चाइल्ड हैज़ मिसकंसेप्शन अबाउट प्लेस वैल्यू इन द प्रोसेस ऑफ सब्ट्रैक्शन। चाइल्ड को जो है प्लेस वैल्यू, स्थान के बारे में मिसकंसेप्शन है। चाइल्ड डज नॉट नो हाउ टू सब्ट्रैक्ट, ये बात सही नहीं है।
अगर उसको सब्ट्रैक्ट करने नहीं आता तो 8 में से 2 6 कैसे वो करता। द चाइल्ड नो द प्रोसेस ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 डिजिट नंबर। चाइल्ड बच्चे को जो सिर्फ 2 अंकों वाले प्रक्रिया मालूम है, ये हम कैसे कर सकते हैं। इट इज़ मिस्टेक एंड इट कैन बी रेक्टिफाइड बाय रिपीटेड प्रैक्टिस। ये उसकी मिस्टेक है और बार बार प्रयास करके अभ्यास से, अगर बच्चा गलती करे तो हमें उसको ढेर सारा होमवर्क दे के या ऐसे नहीं कर सकते हम। अगर उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो हमें उसका पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा। तो हमें क्या होता है, चाइल्ड हैज़ मिसकंसेप्शन, उसकी कुछ भूल है, कुछ त्रुटि है, कुछ मिस्टेक है। ठीक है, बच्चे को घटाव की प्रक्रिया में स्थानीय मान के बारे में गलत धारणाएं हैं। ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ साइकिल ऑफ लर्निंग एंड असेसमेंट इन ऑर्डर। टीचिंग लर्निंग इंटीग्रेटेड विथ असेसमेंट, planning and organization of teaching learning and assessment, developing progress report, reporting and communication feedback of children learning and progress। हिंदी में पढ़ लेते हैं। अधिगम और आकलन के चक्र में निम्नलिखित चरणों को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। शिक्षण अधिगम के साथ एकीकृत आकलन, शिक्षण अधिगम और आकलन की योजना बनाना और उसका संगठन, प्रगति रिपोर्ट का विकास, बच्चों की अधिगम की प्रगति की प्रतिपुष्टि की रिपोर्टिंग और उसका संचार। देखिए ये थोड़े लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको बार बार पढ़ेंगे थोड़ी समझने में दिक्कत होगी। ज़्यादा बिना टाइम वेस्ट किए हम इसका ऑप्शन बता दें। सीटेट ने इसका ऑप्शन माना है फर्स्ट, जिसमें क्या है सेकंड, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। सेकंड क्या करेंगे आप, शिक्षण अधिगम और आकलन की योजना बनाना, उसका संगठन करना। उसके बाद फर्स्ट शिक्षण अधिगम के लिए एकीकृत आकलन करना। फिर थर्ड है प्रगति रिपोर्ट का विकास करना और बच्चे के अधिगम और प्रगति की प्रतिपुष्टि की रिपोर्टिंग और उसका संचार करना। हमारा ऑप्शन क्या होगा, फर्स्ट। सीटेट ने इसको माना हुआ है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Why are Roman numeral not commonly used in writing number like the Hindu Arabic number? देखिए रोमन नंबर कौन से होते हैं, जिसमें हम नंबर्स को अल्फ़ाबेट से इंडिकेट करते हैं, जैसे आई, वी, एक्स, एल, सी, डी, एम, इन सब से। अब पूछा है कि रोमन अंकों का उपयोग आमतौर पर हिंदू अरबी अंकों जैसी संख्याओं को लेखन में क्यों नहीं किया जाता है। तो क्यों नहीं किया जाता है, द रोमन न्यूमरल डू नॉट इम्प्लाई प्लेस वैल्यू, सो कैलकुलेशन आर डिफ़िकल्ट टू परफॉर्म यूजिंग दीज नंबर। बात तो सही है, रोमन नंबर न्यूमरल सिस्टम में कोई प्लेस वैल्यू सिस्टम नहीं होता है। और ऑप्शन पढ़ लेते हैं। रोमन न्यूमरल आर डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर, नहीं याद करना कोई डिफ़िकल्ट, रिमेंबर करना कोई डिफ़िकल्ट तो है नहीं। द फॉर्मेशन ऑफ नंबर यूजिंग रोमन नंबर इज अ कॉम्प्लिकेटेड टास्क। रोमन अंकों का उपयोग करके संख्याओं को बनाना एक जटिल कार्य है। नहीं, अगर एक बार हम कुछ टर्म्स होते हैं, अगर हम उसको सीख गए तो हम किसी नंबर को बना सकते हैं, लिख सकते हैं। चिल्ड्रेन गेट कन्फ्यूज्ड विद द इंग्लिश अल्फ़ाबेट एंड रोमन नंबर। ऐसा नहीं होता है कि बच्चे कन्फ्यूज हो जाए। ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या है, ज़्यादा सही है। रोमन अंक स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते, इसलिए इन अंकों का उपयोग करके गणना करना मुश्किल है। हमारा ऑप्शन क्या है, फर्स्ट ऑप्शन सही है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ टीचर एनकरेजेस द children in her class to explain the physical properties of the object around them in their own word. What is the most appropriate objective of the teacher to do such an activity with her student? एक शिक्षक अपनी कक्षा में बच्चों को उनके परिवेश में मौजूद वस्तुओं के भौतिक गुणों को अपने शब्दों में समझाने के लिए प्रोत्साहित करता है।
अपने छात्रों के साथ ऐसी गतिविधि करने के पीछे शिक्षक का सबसे उचित उद्देश्य क्या है? देखिए, यहाँ पे एक टीचर बहुत अच्छा काम कर रहा है कि जो सीख रहे हैं उसको अपनी समझ से समझाना, एक्सप्लेन करना क्लास में। तो उसका क्या मकसद हो सकता है? यह एक बहुत ही रोचक गतिविधि है जिससे आकार की अवधारणा को पुनः देखने के लिए खाली समय में किया जा सकता है। बहुत ही रोचक गतिविधि तो है। फिर और ऑप्शन देख लेते हैं। बच्चे अपनी भाषा में वस्तुओं को समझाने का आनंद लेते हैं, जैसे कि वो डम सराट खेलने का आनंद लेते हैं। ये भी बात सही है। और दो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। वह बच्चों को अनौपचारिक रूप से किसी वस्तु के भौतिक गुणों का निरीक्षण करने का अवसर देता है, जो आकारों के बारे में उनकी समझ को गहन समझ बनाता है। ये ऑप्शन ज़्यादा सही लग रहा है। और पढ़ लेते हैं फोर्थ। यह एक उपयोगी गतिविधि है जो एक बच्चे को आकारों का परिचय देती है। देखिए, उपयोगी तो गतिविधि है। हमारे पास ऑप्शन चारों सही लग रहे हैं, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन ये लग रहा है। यह बच्चों को औपचारिक रूप से किसी वस्तु के भौतिक गुणों का निरीक्षण करने का अवसर देता है। हमें क्या चाहिए? बच्चों को सिखाते समय ज़्यादा से ज़्यादा उनको अपॉर्चुनिटी देना, ताकि वो सेल्फ वो कर सके, खुद से सीख सके, खुद अनुभव कर सके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द मैथमेटिक्स यूज्ड बाय इलिटरेट शॉपकीपर इज नॉट यूजफुल इन द मैथमेटिक्स क्लासरूम। जो एक दुकानदार है, अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग की जाने वाले गणित कक्षा में उपयोगी नहीं है। नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते। इज़ वेरी यूजफुल इन सॉल्विंग ऑल मैथमेटिकल प्रॉब्लम। सभी मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में भी पूरी तरह यूजफुल नहीं है। हैज़ एम्बिगिटी एंड वेरी लो लेवल ऑफ करेक्टनेस इट इज। इसमें अस्पष्टता और बहुत कम स्तर की शुद्धता होती है। ये भी बात गलत है। दुकानदार बहुत जल्दी और सटीक कर लेते हैं, क्योंकि वो उनके व्यवसाय पे इफेक्ट डालता है, उनके बिजनेस पे इफेक्ट डालता है उनकी कैलकुलेशन। थोड़ी सी गलती हुई तो उनको लॉस करना पड़ता है। फोर्थ ऑप्शन क्या है? शुड बी डिस्कस्ड बाय द टीचर इन क्लासरूम एज एन अल्टरनेट स्ट्रेटेजी इन सॉल्विंग रिलेटेड प्रॉब्लम। ये ऑप्शन ज़्यादा सही है कि संबंधित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा चर्चा की जानी चाहिए। हाँ, हम एक अल्टरनेट ऑप्शन के रूप में इसका उपयोग कर सकते हैं। ओके, हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? फोर्थ सही हो जाएगा। गॉट इट? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन थोड़े लॉन्ग है। हाउ शुड अ टीचर हैंडल अ हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन इन अ मैथमेटिक क्लासरूम। एक शिक्षक को गणित कक्षा में बच्चों के एक विषम समूह को कैसे संभालना चाहिए? विषम समूह क्या है? बच्चे थोड़े अलग हो सकते हैं। तो उनको हम कैसे हैंडल कर सकते हैं? एक ही क्षमता वाले बच्चों को एक साथ सामूहिक रखकर उनकी क्षमता के अनुसार प्रश्न देकर। ऐसा नहीं है, हमें बच्चे को अलग थलग नहीं करना है, उनका ग्रुप नहीं बनाना है कि जीनियस माइंड अलग कर दिए, एवरेज बच्चे अलग कर दिए, या लो वो करने वाले, मार्क्स ऑब्टेन करने वाले उनको अलग करने। तो ये ऑप्शन क्या है? सही नहीं है। सेकंड ऑप्शन पर पढ़ लेते हैं। एक ही कक्षा में सभी बच्चों को एक साथ समूहित करना। ये बात सही है, एक ही कक्षा में सभी बच्चों को एक साथ रख सकते हैं। और ऑप्शन पढ़ लेते हैं। अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों को एक साथ समूहित रखकर ताकि वे एक दूसरे से सीख सकें। ये ऑप्शन ज़्यादा सही है। फोर्थ वाला भी पढ़ लेते हैं कि कम क्षमता वाले बच्चों के अनुसार कक्षा में प्रश्न हल करके और उच्च क्षमता वाले बच्चों को जटिल प्रश्न गृहकार के रूप में देना।
नहीं, ऐसा नहीं है। बात सही है कि बच्चे को लेवल के हिसाब से देना, लेकिन सबको एक हमें ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना है कि सारे बच्चे सीख सकें, कोई बच्चा गिल्टी फील ना करे। तो हमारा जो ऑप्शन है कि अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चे को एक साथ समूहित रखकर ताकि वे एक दूसरे से सीख सकें, ये ऑप्शन क्या है हमारा ज़्यादा सही है। By grouping the children of different ability together so that they can learn from each other. Okay, got it? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The learning outcome in mathematics are developed. गणित में सीखने के प्रतिफल इसलिए विकसित किए गए हैं ताकि गणना के लिए बच्चों को लघु विधियां बताई जाए, such that children may be told small steps for calculation. मैथ में कुछ विधियां प्रतिफल इसलिए विकसित किए गए हैं, लघु विधियां बताई जाए, नहीं। टू इंक्रीज द अचीवमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन वेरियस एजुकेशनल सर्वे, विभिन्न शैक्षणिक सर्वेक्षणों में बच्चों की उपलब्धि बढ़ाई जाए। सिर्फ मैथ्स में जो है इसलिए नहीं कर सकते कि बच्चे की अचीवमेंट। टू डिफाइन क्लास वाइज कॉम्पिटेंसीज एंड स्किल टू बी अचीव्ड बाय चिल्ड्रन, बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षता और कौशल को परिभाषित किया जाए। ये ऑप्शन हमारा जो है सही है। लास्ट वाला भी पढ़ लेते हैं। वर्ष की अंत परीक्षाओं के लिए बच्चों को तैयार करना, ये हमारा उद्देश्य नहीं है। बच्चा साल भर पढ़ेगा तो ज़रूर सीखेगा। तो हमारा थर्ड ऑप्शन क्या है, ज़्यादा सही है। टू डिफाइन क्लास वाइज competencies and skill to be achieved by children. ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which one of the following happening in the classroom is an activity? निम्नलिखित में से कक्षा में हो रहा कौन सा कार्य एक गतिविधि है? शिक्षक समझाते हैं कि प्रश्न कैसे हल करें। ये तो एक कोई एक्टिविटी नहीं है। बच्चों द्वारा कविता के रूप में गिनती का वाचन, ये कोई बहुत अच्छी एक्टिविटी तो नहीं है। बच्चों द्वारा श्यामपट्ट से नकल करना, ये तो एकदम कोई एक्टिविटी नहीं है। बच्चों का अन्वेषण में लगना, इंगेज्ड इन एक्सप्लोरेशन, ये ज़्यादा अच्छी है। बच्चे कुछ, जैसे मान लीजिए आपने कुछ ढूंढने के लिए कह दिया, कोई किसी तरह का गेम खेल रहे हैं, तो ये कोई एक्टिविटी है, ये एक एक्टिविटी हो सकती है। जब वो खुद एक्सप्लोर करेंगे, सेल्फ एक्सपीरियंस करेंगे, तो बच्चे ज़्यादा सीखेंगे। तो कक्षा में एक तरह की गतिविधि होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टू डेवलप स्किल ऑफ काउंटिंग अमंग चिल्ड्रन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी लर्नड एज प्री नंबर कॉन्सेप्ट, बच्चों के बीच गिनती के कौशल को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संख्या अवधारणा के रूप में सीखने के लिए आवश्यक नहीं है। बच्चे गिनती सीख रहे हैं तो उसके पहले क्या सीखना आवश्यक नहीं है। 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस, एक संगता, ये तो जरूरी है। शेरिएशन, क्रमबद्धता, ये भी सही है। रिसाइटिंग नंबर नेम्स एंड रैंडमली, ये आवश्यक नहीं है। नंबर्स नेम याद करना, वो भी काउंटिंग याद करने से पहले, काउंटिंग सीखने से पहले नंबर नेम याद करना जरूरी नहीं है। क्रिएटिंग ग्रुप्स, समूह बनाना, नंबरों का ग्रुप्स बनाना, ये कर सकते हैं। तो हमारे लिए क्या जरूरी नहीं है, संख्या नाम यादृच्छिक रूप से पढ़ना। ओके, 41 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड सही हो जाएगा। हमसे पूछा, इसमें नोट करके था, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, इसमें थर्ड सही होगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
On asking a children what is area, she answered length into breadth. What can you say about the child अंडरस्टैंडिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया? एक बच्चे से यह पूछने पर कि क्षेत्रफल क्या है, उसने लंबाई गुणे चौड़ाई उत्तर दिया। क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में, बच्चे की समझ के बारे में आप क्या कह सकते हैं? इसमें एक बच्चे से पूछा गया कि क्षेत्रफल क्या होता है, उसने लंबाई गुणे चौड़ाई बताया, तो आप इसे क्या समझ सकते हैं? बच्चे की कितनी समझ है? बच्चे को क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में कोई जानकारी नहीं है, ये बात तो गलत है। अगर कोई जानकारी नहीं होती तो लंबाई गुणे चौड़ाई नहीं बोलता। बच्चे ने किसी भी बंद आकार के क्षेत्रफल के सामान्य विचार को आयत के क्षेत्रफल के रूप में उपयोग किया है। ये ऑप्शन सही लग रहा है। बच्चे ने किसी भी बंद आकार के क्षेत्रफल को एक आयत का, लंबाई गुणे चौड़ाई किसका क्षेत्रफल होता है? एक आयत का, रेक्टेंगल का, ठीक है। तो उसने हर फिगर का जो है, क्लोज्ड फिगर का जो है एक जनरल आइडिया होता है रेक्टेंगल के एरिया के बराबर। बच्चे सही कह रहा है कि क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। देखिए हर फिगर का लंबाई गुणे चौड़ाई एरिया तो नहीं होता है, कहे तो वो सही रहा। अगर रेक्टेंगल का पूछा जाता और लंबाई गुणे चौड़ाई बोलता तो ये ऑप्शन हमारा सही होता, क्योंकि फिगर बहुत सारे होते हैं तो उनका एरिया क्षेत्रफल एक बराबर नहीं होता है। बच्चा क्षेत्रफल और परिमाप की अवधारणा के बीच उलझन में है। नहीं, उसने सभी फिगर के बारे में मतलब उसको एक रेक्टेंगल का एरिया मालूम था, तो उसने एरिया के पूछने पे हमें लंबाई गुणे चौड़ाई बता दी। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सेकंड सही हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which one of the following statement is true with respect to mathematics learning? गणित सीखने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? गणित सीखने के लिए एक कठिन विषय है? नहीं, कठिन तो नहीं, हम कठिन नहीं कहेंगे इसके। आमतौर पर लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं, ये बात तो गलत है। हर कोई गणित सीख सकता है, ये बात ज़्यादा सही है। गणित केवल कठोर अभ्यास से सीखा जा सकता है, ऐसा भी नहीं है। हम ये पॉजिटिव स्टेटमेंट कहेंगे, एवरीबडी कैन लर्न मैथमेटिक्स। ओके, हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टू टीच द पाइथागोरस थ्योरम अ टीचर हैज डिस्ट्रीब्यूटेड अ शीट ऑन which 4 right angle triangle were drawn and asked the children to find the relationship between the sides of a triangle. In the above situation the teacher used. पाइथागोरस प्रमेय को सिखाने के लिए एक शिक्षक ने एक शीट वितरित की जिस पर समकोण वाले 4 त्रिभुजों को खींचा गया था। बच्चों को त्रिभुज की भुजाओं के बीच संबंध खोजने के लिए कहा गया। बच्चों को देखे पाइथागोरस थ्योरम पढ़ाना है तो उसको एक्टिविटी दी, डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम नहीं बताई टीचर ने। एक शीट दे दी जिसमें ट्रायंगल बने, राइट एंगल ट्रायंगल, और बच्चों से कह दिया कि आप उसमें रिलेशन ढूंढिए। तो ये कौन सा मेथड है? ये इंडक्टिव मेथड है। पहले हमें इसमें बच्चों को खुद खोज के लिए दिया जाता है कि बच्चे पहले खुद समझ सके। अगर हम बता देंगे डायरेक्ट तो फिर बच्चे की तर्क शक्ति विकसित नहीं होगी। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, इंडक्टिव मेथड। ओके, बाकी सब नहीं है। डिडक्टिव में अगर फॉर्मूला पहले बता देता तो वो होता डिडक्टिव मेथड, निगमन विधि। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which one of the following statement is not true about concept maps? ये देखिए नॉट करके ये तीसरा क्वेश्चन है इस तरह का। Concept map represent a collection of interconnected concept and link connecting them. Concept map should be constructed by teacher only. Concept maps are hierarchical in nature. Concept map help in linking prior knowledge to new instruction. देखिए संकल्पना मानचित्र
अंतर संबंधित अवधारणाओं और उन्हें जोड़ने वाले लिंक का संग्रह प्रस्तुत करते हैं। संकल्पना मानचित्र केवल शिक्षकों द्वारा बनाया जाता है। ये जो इसका ऑप्शन होगा ये सेकंड ऑप्शन ही होगा। इसका आंसर सीटेट ने सेकंड माना है। ये थोड़ी इस क्वेश्चन को थोड़ा समझने में दिक्कत होगी, तो इसका ऑप्शन क्या है? सेकंड ऑप्शन होगा। इसका सेकंड ऑप्शन ही सही आंसर है। संकल्पना मानचित्र केवल शिक्षकों द्वारा बनाया जाता है। ओके, अब देखिए 2/3 + 4/5 इच सिंपल एडिशन है फ्रैक्शन का, भिन्न का, तो हमें इसमें ऐड कर देना है। 2/3 + 4/5, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 15। तो 3 5 जा 15, 5 2 जा 10 + 5 3 जा 15, 3 4 जा 12, कितना हो जाएगा? 22/15। अब 22/15 ये सारे मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो 22/15 को कैसे लिख सकते हैं? 1/7/15, क्योंकि 15 1 जा 15 + 7 22/15। तो हमारा ऑप्शन ये मैच कर रहा है। थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन द गिवन शेप्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ये देखिए नॉट करेक्ट, नॉट करके ये चौथा क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया है। कुछ फिगर दिए हुए हैं, उनके बारे में क्या धारणा सही नहीं है। पहला है ऑल आर पैरेललोग्राम, सभी समांतर चतुर्भुज हैं। सभी, देखिए ये क्या है? रोम्बस है, ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है, और ये क्या है? काइट है। तो ये सारे तो चारों पैरेललोग्राम हैं। वन ऑफ देम इज नॉट अ पैरेललोग्राम, इनमें से एक पैरेललोग्राम नहीं है, नहीं। टू ऑफ देम आर रोम्बस, इसमें से दो क्या है? रोम्बस। देखिए इसे हम रोम्बस कह सकते हैं, इसे भी हम रोम्बस कह सकते हैं। तो हमारा थर्ड ऑप्शन भी सही हो जाएगा। 2 ऑफ देम आर रेक्टेंगल, एक थर्ड फिगर तो रेक्टेंगल है ही है, स्क्वायर भी एक तरह का रेक्टेंगल हो सकता है। तो हमारा जो ऑप्शन है, हमसे पूछा है नॉट करके, जो हमारा सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इनमें से एक समांतर चतुर्भुज नहीं है, सारे क्या है? समांतर चतुर्भुज है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द नंबर 11,1111। तो हमसे पूछा है 11,000, 1100 और 11, तो 1 1 1 2 1, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सेकंड सही हो जाएगा। 12,101। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द पॉइंट A and B रिप्रेजेंट नंबर ऑन अ नंबर लाइन एज सोन बिलो। तो द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट A and B, कुछ नंबर लाइन बता रखी है और हमें इस पे इंडिकेट की A और B के बीच में दूरी बतानी है। तो देखिए यहाँ 25,000 है, यहाँ 39,000 है, तो हमें इनके बीच में देखना होगा कितना गैप है। 1 2 3 4 5 6 7, तो ये यहाँ पे 2,000 का गैप होगा। अगर 2,000 का गैप होगा तो 25,000 में 7 2 जा 14 प्लस करेंगे तब भी 39,000 होगा। और फिर 1 2 3 4 5 6 7, हमें यहाँ से यहाँ लेते हैं A 1, ये इसको 0 ले लीजिए। 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, 11। तो एक यूनिट जो है, एक लाइन, एक डॉट 2000 है, तो हमारे पास 11 हो गया। 11 इंटू 2000 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 22,000। तो कितनी यूनिट हो जाएंगी? हाँ, हमारा जो ऑप्शन क्या हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ मैनी पैकेट्स ऑफ 1/16 kg ऑफ शुगर कैन बी मेड फ्रॉम 3 होल 1/4 kg ऑफ शुगर। 3 किलो 250 ग्राम जो है चीनी है, उसमें पैकेट बनाने हैं 1/16 kg के। तो कितने पैकेट बनेंगे? तो पहले हम इसको, ये मिक्स फ्रैक्शन में, पहले इसको हम सिंप्लीफाई कर देते। 4 3 जा 12 प्लस 1 13/4। अब उसको क्या करना है? हमें 1/16 से के पैकेट बनाने, तो इसे डिवाइड कर देंगे। अब 13/4 को 1/16, तो ये डिवाइड का साइन हट के मल्टीप्लाई लग जाएगा और 1/16 का रेसिप्रोकल हो जाएगा। तब 4 से 16 कट जाएगा, 4 13 4 जा 52। तो 52 पैकेट्स जो है हमारे बन जाएंगे। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? फर्स्ट सही हो जाएगा। गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हरीश स्टार्टेड हिज जर्नी एट 1840 and finished at 22:20. The time taken in completing the journey is। तो देखिए बहुत इजी है। 1840 मतलब शाम के 6:40। तो 6:40 हो रहे हैं शाम के। 6:40 से 7 बजे तक कितना टाइम हो जाएगा? 20 मिनट। फिर 7 से 22 कब बजते हैं? 10 बजे। 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, ये हो जाएंगे 3 घंटे। और फिर 10 से 10:20 तक 10, फिर 20 मिनट हो जाएगा। तो 3 घंटे 20 मिनट और 20 मिनट कितना हो जाएगा? 3 घंटे 40 मिनट। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 घंटे 40 मिनट। ओके, और अगर हम ऐसे सॉल्व करना चाहें तो 22 आवर ऐसे 20 मिनट लिख लीजिए और इधर लीजिए 18 आवर 40 मिनट। तो अब 20 मिनट्स में से 40 मिनट तो जाएगा नहीं, तो अब ये 22 आवर में से 1 आवर हमें लेना पड़ेगा। तो यहाँ हो जाएगा 60 मिनट। अब 60 + 20 को जोड़ दीजिए, 80 मिनट हो जाएगा। 80 में से 40 को माइनस कर दीजिए तो 40 बचेगा। यहाँ इधर से हमने 1 आवर इधर दे दिया तो 21 बचा, और 21 में से 18 को माइनस करेंगे तो 3 बचेगा। 3 आवर 40 मिनट। गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A bucket of capacity 2000 ml is to be filled by using container measuring 200 ml and 300 ml. Which one of the following combination of container is not correct for filling the bucket completely by the container of 200 ml and 300 ml respectively? 200 ml और 300 ml माप वाले बर्तनों का उपयोग कर हमें दोनों का उपयोग करना है। 2000 ml आयतन की एक बाल्टी भरनी है। 200 ml और 300 ml के बर्तनों द्वारा क्रमशः बाल्टी भरने के बर्तनों को निम्नलिखित संयोजकों में से कौन सा नहीं किया जा सकता है? देखिए, नहीं करके ये इस टाइप का इस पेपर में छठा क्वेश्चन है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, इनमें से हम कौन सा कॉम्बिनेशन नहीं कर सकते? हमें दोनों का यूज करना है, 200 ml और 300 ml। तो देखिए, पहला अगर 200 ml का यूज करेंगे तो 200 हो जाएगा,
और 6 बार 300 ml का हो जाएगा तो 1800 ml हो जाएगा। 200 प्लस 1800 ये हो गया 2000 ml। तो ये तो इससे हो जाएगा। 4 बार अगर 200 का भरेंगे तो 800 हो जाएगा, और 4 बार 300 का भरेंगे तो 1200 ml हो जाएगा। ये भी कॉम्बिनेशन हो जाएगा 2000। 7 बार 200 का भरेंगे तो 1400 हो जाएगा, और 2 बार 300 का भरेंगे तो 600 हो जाएगा। ये भी 2000 ml हो गया, इससे भी हो जाएगा। लास्ट वाला देख दे, 6 बार 200 का भरेंगे तो 1200 ml भरेगा, और 3 बार 300 ml भरेंगे तो 900 ml भरेगा। 12 9 2100 ml हो जाएगा। तो ये तो 2000 ml है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। फोर्थ वाले ऑप्शन का हम यूज नहीं कर सकते, बाकी 3 का यूज करके हम बाल्टी भर सकते हैं। गॉट इट? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट अप्रोक्सीमेशन? ये इस तरह का कैलकुलेशन दिया है, इनमें से लगभग अनुमान लगाना है, हमें राउंड ऑफ करना है। तो देखिए 7.1 7.0 के ज़्यादा करीब है, दैट इज 7 के करीब है। 3.85 क्या है? नेक्स्ट 100 की तरफ। 85 जो है 90 के करीब है, और 90 जो है नेक्स्ट 100 की तरफ करीब है। तो ये 4 के ज़्यादा करीब है। और 9.09 ये 9 के ज़्यादा करीब है। तो 7 इंटू 4 इंटू 9 हमारा जो है सेकेंड ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ वन स्मॉल स्क्वायर इज द ग्रिड ऑफ एरिया 4 स्क्वायर यूनिट, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ड्रॉन ऑन द ग्रिड? यदि ग्रिड के एक छोटे वर्ग, जैसे एक छोटा वर्ग है ये, इसको हम ले लेते हैं, इसका क्षेत्रफल कितना है? 4 यूनिट। तो बनाए गए ग्रिड पर बनाए गए आयत का परिमाप क्या है? तो देखिए इसका अगर क्षेत्रफल 4 है तो इसकी भुजा कितनी हो जाएगी? 2 सेंटीमीटर। ये भी 2 सेंटीमीटर, दैट इज तभी तो 2 इंटू 2 4 सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट है। तब एक का 2 है तो इसका 2, इसका 2, इसका 2, इसका 2, तो लंबाई तो कितनी हो जाएगी? 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 8, और इधर चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 2 प्लस 2 4। ठीक है, तो चौड़ाई मिल गई हमें 4, और वो लंबाई मिल गई 8। तो फॉर्मूला कितना होता है? 2l प्लस बी। 2 लेंथ कितनी हो जाएगी? 8 प्लस ब्रेथ कितनी हो जाएगी? 4। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 12 दैट इज 24। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ चाइल्ड स्कोर 75 मार्क्स इन ईच of the 5 subject, what is the median of mark obtained by the child? देखिए 5 सब्जेक्ट में उसने 75, सब में 75 लाए। तो कोई वेरिएशन तो है नहीं, हमसे पूछ रहा है माध्यिका, तो हमारी माध्यिका भी कितनी हो जाएगी? 75 हो जाएगी। ओके, हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी फोल्डेड टू फॉर्म द गिवन सॉलिड? दिए गए ठोस को निम्न में से किसको मोड़ कर बनाया जा सकता है? जो हमारा ये फिगर है, इसको इनमें चारों ऑप्शन में से किसको मोड़ के बनाया जा सकता है? हमारा ये जो है लॉजिकल एक तरह का क्वेश्चन है। हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा सेकंड सही हो जाएगा। इसको ऊपर की तरफ मोड़ेंगे, इसको ऐसे मोड़ेंगे, और इसको ऐसे बनेंगे, तो ये मोड़ के ऐसे पिरामिड की तरह बन जाएगा। गॉट इट? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
इफ रेड पार्ट ऑफ द फॉलोइंग पाई चार्ट इज 40, व्हाट इज द वाइट पार्ट। ये पाई चार्ट दे रखा है, इसमें से अगर लाल भाग 40 है तो सफ़ेद भाग क्या है, तो लाल भाग कितना है 1/2। तो अगर मान लीजिए पूरा x है, x का आधा 40 है, x पूरे की वैल्यू कितनी हो गई 80, और वाइट वाला कितना है 1/8, तो 1/8 80 का 10 हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा सही 10। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑब्जर्व द फॉलोइंग सॉलिड शेप, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द टॉप व्यू ऑफ द गिवन सॉलिड। ये कह रहा है कि इस तरह का फिगर बना हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा दिए गए ठोस के ऊपरी सतह का दृश्य है। मतलब आप ऊपर से देखें कहीं ऐसे तो आपको कैसा दिखेगा, तो हमें ये भी दिखेगा, ये भी दिखेगा, ये भी दिखेगा, ये भी दिखेगा, लेकिन जब आप ऊपर से देखेंगे तो हमें डेप्थ नहीं पता चलेगी, हमें जो है कुछ ऐसा दिखेगा। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ हमें 3 दिखेंगे या फिर हमें सिर्फ 1 दिखेगा, और ऐसा जब ऊपर से देखेंगे तो हमें ऐसा नहीं दिखेगा, हमें क्या है ये चारों रेक्टेंगल दिखेंगे ऊपर से। तो हमें ये फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट मोर, 200 पैकेट्स ऑफ ₹250 ईच। 200 पैकेट्स ऑफ 250 ईच। अगर 200 पैकेट हैं और हर एक 250 का है तो 200 इंटू 250, टोटल दाम कितना हो जाएगा 0 0 0 50,000 के, ये 50,000 के 200 हैं और 20 डजन दैट इज 20 इंटू 12, ये सिर्फ 120 हुए, वो भी 250 के ईच। तो कौन सा जो है ज़्यादा महंगा है, ये जो है जब हम इसका कॉस्ट निकालेंगे 250 को 120 से डिवाइड करेंगे और यहाँ 250 को 200 से, तो हमारा जो है सेकंड ऑप्शन जो सेकंड आइटम है हमें ज़्यादा महंगा पड़ेगा। ओके, चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। द सम ऑफ 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 so on to even number of term is, सम संख्या के पदों तक चलना है हमें। तो देखिए 1 - 1 1 - 1, देखिए ये +1 है, ये -1 है, ये ऐसे कैंसिल हो जाएगा, +1 -1। अगर ऐसे +1 -1 तो देखिए 6 थे तो 0 हो गया। अगर एक भी एक्स्ट्रा रहता, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स रहते, तो हमें -1 या +1, हमें अगर यहाँ +1 रहता सिर्फ तो हमें +1 मिलता, लेकिन जहाँ भी इवन टर्म्स है तो हमें क्या मिल जाएगा 0 मिल जाएगा, 0 हमें मिल जाएगा। ओके, तो फ्रेंड्स अगर कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग जल्द ही नेक्स्ट क्लास में एक नए क्वेश्चन पेपर के साथ। आज के लिए बस इतना ही, गुड बाय।